वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 21 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है ओनली आईएएस के कुछ कोर्सेज के बारे में जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। आप जीएस फाउंडेशन कोर्स अवेल कर सकते हैं 2023 के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। इन बिटवीन आपको 21 जीएस बुकलेट्स मिल जाएंगी, जिसके जरिए आप अपना कंटेंट वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, सीसैट वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन फॉर्म में होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। आप इस संबंध में कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। इंडिया वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर रहा है। ये 4 साल बाद है जब चाइना ने इस प्रोजेक्ट से खुद को विड्रॉ किया। 6 साल का एंगेजमेंट रहा चाइना का नेपाल के साथ ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2012 टू 2018। 2012 से 18 के बीच में ये प्रोजेक्ट चाइना के पास रहा और अब ये प्रोजेक्ट इंडिया टेक ओवर कर रहा है 2022 में, यानी कि 18 से 22 के बीच में ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं रहा होगा पॉसिबली। देखिए होता क्या है कि नेपाल का जो टेरेन है वो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए काफ़ी फेवरेबल है, लेकिन उनके पास हाइड्रो पावर की इतनी ज़्यादा नीड होती नहीं है। होता क्या है कि चाइना या फिर इंडिया, मेजरली इंडिया, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और इंडिया उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है उसे खुद ही खरीद लेता है। हम वहाँ पे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और उससे जो बिजली आती है वही खरीद लेते हैं और नेपाल को पैसे दे देते हैं। नेपाल ने भी अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और वो बिजली हमें बेचना चाहते हैं तो हम खरीद लेते हैं। लेकिन इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अगर चाइना ने कोई प्रोजेक्ट नेपाल में लगा रखा है हाइड्रो पावर का और वहाँ से बिजली पैदा हो रही है तो इंडिया उस बिजली को नहीं खरीदेगा। इस संबंध में प्रेशर रहता है नेपाल के ऊपर। देखिए यहाँ पर है, ये जो रिवर है ये करनाल रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये सेती रिवर है और यहीं पर ये प्रोजेक्ट लगाया गया था। 750 मेगावाट वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन यानी कि FWDR में है। नेपाल का ये वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको दिख भी रहा है। इंडिया जो नेपाल का पावर मार्केट है उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब वो जो बिजली पैदा करते हैं वो इंडिया को मेजरली बेची जाती है। लेकिन चाइना एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स पर इंडिया बिजली नहीं खरीदता। तो ये प्रोजेक्ट चाइना एग्जीक्यूट कर रहा था तो हम वेस्टली उसकी बिजली लेते नहीं, लेकिन अब इंडिया इसे टेक ओवर कर रहा है। इंडिया की ओर से नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। वेस्ट सेती प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टोरेज स्कीम है जिसमें बिजली को बड़ी क्वांटिटी में जनरेट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया को, अब इसके बाद किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा पूरे साल। जब बारिश के मौसम में नदियों में फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस पानी को रिजर्वायर में स्टोर कर लिया जाएगा। जब ड्राई सीज़न आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो एक तो पानी का फ्लो गिर जाता है, दूसरा बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। उस दौरान इस रिजर्वायर का पानी का इस्तेमाल किया जाएगा बिजली को बनाने के लिए। 2018 में CWE इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने इन्फॉर्म किया नेपाल की गवर्नमेंट को कि अब वो इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि CWE इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन चाइना का जो 3 गॉज कॉरपोरेशन है, जिसने वहाँ पे 3 गॉज डैम बना रखा है, उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो नेपाल में इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। बाकी और भी नेपाल में प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें इंडिया रन करता है, दैट इज़ महाकाली ट्रीटी के तहत 1996 के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। अपर करनाल प्रोजेक्ट है, 900 मेगावाट अरुण 3 प्रोजेक्ट है जो कि ईस्टर्न नेपाल के संखुआ सभा में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में है। इंडिया में लोग गोल्ड के बहुत शौकीन हैं। यहाँ सोना खरीद के लोग घरों में रख लेते हैं। सोने को प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है। जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, वैसे ही लोग सोना खरीद के उसे घर में रखना पसंद करते हैं ताकि भविष्य में वो उनको क्राइसिस में काम आ जाएगा। फर्दर महिलाएं ज्वेलरी की शौकीन होती हैं, तो सभी के घरों में कुछ न कुछ सोने की ज्वेलरी ज़रूर होती है। तो एक तो वो ज्वेलरी की तरह काम आ जाता है, दूसरा क्राइसिस की कंडीशन में फैमिलीज़ इसे कंटीजेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक खपत है सोने की वो बहुत ज़्यादा है। जितनी खपत है उतना सोना इंडिया में होता नहीं है, इसलिए हमें सोने को इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से इस खपत को पूरा करने के लिए, इस डिमांड को मीट करने के लिए। लेकिन जो सोना इंपोर्ट होता है उसके बदले में जाता है हमारा फॉरेक्स। हम नहीं चाहते कि हम अपना फॉरेक्स सोने के बदले में बाहर के देशों में भेज दें। जबकि सोना अगर हाउस होल्ड्स के पास चला जाए तो भले ही ये उनके लिए एक एसेट होता है, लेकिन एक आइडल एसेट होता है जिसका कोई काम तो नहीं होता। वो उन फैमिलीज़ के क्राइसिस में ज़रूर काम आता है, लेकिन नेशन बिल्डिंग में उसका रोल ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में RBI के साथ कंसल्ट करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कई सारे ट्रेंचेस में इशू करने का प्लान बनाया है 2022-23 के लिए। यही कॉन्टेक्स्ट है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? हाउस होल्ड्स को ये कहा जा रहा है कि आप सोना खरीदने की बजाय एक पेपर खरीद लीजिए, एक बॉन्ड, काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की सोने की होगी। ये डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है वो वैसे ही घटेगी या बढ़ेगी जैसे सोने की घटेगी बढ़ेगी। मतलब सोने के साथ जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो इस बॉन्ड के साथ भी होंगे। इसमें मज़ेदार बात ये रहेगी कि आपको इस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। सोना खरीद के रखेंगे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा ना, लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के रखेंगे तो इस पर आपको ब्याज भी मिल जाएगा। मतलब ये सोने के जैसा ही है, आपको इस पर ब्याज भी मिल रहा है, ये फ़ायदा हो जाएगा। नुकसान हाउस होल्ड को सिर्फ इतना ही है कि वो पब्लिक सेरेमनीज़ में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गले में टांग के जा नहीं सकते कि मैंने सोने का कोई आभूषण पहना हुआ है। ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा भी थोड़ा बहुत है। इस स्कीम को नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड को इंडिया में रिड्यूस किया जा सके और जो डोमेस्टिक सेविंग है जो सोने में चली जाती है उसे हम इन गोल्ड बॉन्ड्स में लेके आ सकें और हमारा जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो, हमारा फॉरेक्स भी बेचे। इशुएंस, गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के तहत रेगुलेट होता है। आरबीआई इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज करता है। जो बॉन्ड्स हैं उन्हें कमर्शियल बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL, कई सारे डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये या तो डायरेक्टली या अपने एजेंट के माध्यम से इन बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो भारत का निवासी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्हें HUF कहा जाता है, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। जो गोल्ड बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो गोल्ड के साथ लिंक कर दिए जाते हैं। जिस गोल्ड के साथ लिंक किए जाते हैं वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, जिसे काफ़ी प्योर माना जाता है। इस जो प्राइस होगा 24 कैरेट के गोल्ड का, जिस प्राइस पे जो प्राइस पब्लिश किया जाता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुंबई के द्वारा, उसी प्राइस पर इन बॉन्ड्स को कैप कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट, देखिए, अपर लिमिट रिटेल यानी कि इंडिविजुअल के लिए या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg पर फाइनेंशियल ईयर की है। 4000 यूनिट कह सकते हैं क्योंकि 1 ग्राम का 1 यूनिट होता है इसमें। बाकी ट्रस्ट या सिमिलर एंटिटीज़ 20 kg सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्विवेलेंट जो बॉन्ड होगा उसे 1 साल में खरीद सकते हैं। मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड का होगा। 8 साल में ये बॉन्ड्स मैच्योर होंगे और 5 साल के बाद इनको विड्रॉ किया जा सकता है। 2.5% का पर एनम का जो ब्याज है वो भी दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड टैक्सेबल होंगे, इंटरेस्ट जो उन पे मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत। इन गोल्ड बॉन्ड्स का इस्तेमाल कोलैटरल के तौर पे भी किया जा सकता है लोन लेने के लिए। इससे जो फ़ायदा होगा, सपोज करिए आपने जो बॉन्ड खरीदा, सोने के दाम बढ़ गए तो बॉन्ड का दाम भी बढ़ जाएगा। तो जब आपका ये मैच्योर हो जाएगा, आप इसे वापस दोगे तो जो पैसा मिलेगा उसमें आपको कैपिटल गेन होगा। तो जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, इस पर प्रश्न पूछा गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का पर्पस क्या रहा, यही पूछा गया है। पहला ये है कि इससे जो आइडल गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड के पास है वो इकॉनमी में आ जाएगा। दूसरा, इससे गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में FDI प्रमोट होगा। और तीसरा, इंडिया की इंडिपेंडेंस गोल्ड इंपोर्ट पे कम होगी। ये भी सही है, ये भी सही है। लोग कम इंटरेस्टेड हो फिजिकल गोल्ड में, वो गोल्ड मार्केट में जाए और गोल्ड बॉन्ड वो खरीद लें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा गलत है, सी आंसर है 1 और 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चेस ओलंपियाड के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में हिस्टोरिक टॉर्च रिले लॉन्च किया है 44th चेस ओलंपियाड के लिए, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चेस ओलंपियाड एक बाइनियल चेस टूर्नामेंट है जो 2 साल में एक बार होता है। पहली बार ये ओलंपियाड 1927 में हुआ। इसे फीडे ऑर्गेनाइज करता है। जो चेस फेडरेशन है उसी का फ्रेंच एक्रोनिम है फीडे। आप इसके फुल फॉर्म पे जाओगे तो आपको फीडे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है। फीडे इसे ऑर्गेनाइज करता है। इंडिया और चेस ओलंपियाड की बात करें तो इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया 1956 में। इसमें हमें एक बार गोल्ड मेडल मिला था, जहां पे ज्वाइंट विनर रहे थे रशिया के साथ हम 2020 में। 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं 2021 में और 14 में इस चेस ओलंपियाड में। ये 44th चेस ओलंपियाड है 2022 में। ये इंडिया के चेन्नई में होने वाला है। अभी देखिए, इसका जो रिले है वो हमने इनॉग्रेट किया इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली से, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा चेन्नई में, इंडिया में। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इस चेस ओलंपियाड को होस्ट कर रहा है। एशिया की बात करें तो एशिया में ये 30 ईयर्स बाद, यानी कि 30 साल के गैप के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। लास्ट टाइम इसे 1992 में फिलीपींस में होस्ट किया गया था। अब इंडिया इसे होस्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पोर्ट्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछली बार एग्जाम में स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज ऑन टेस्ट मैच। पहला स्टेटमेंट ये था कि फाइनलिस्ट इस बेसिस पर डिसाइड होते हैं कि उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से आगे रहा क्योंकि उसने ज़्यादा मैचेस जीते। दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे, बिकॉज यहाँ पे मामला मैचेस के जीतने पे नहीं बल्कि पॉइंट्स पर होता है। तो नीदर 1 नॉर 2 आंसर था।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी वर्किंग में है, मतलब काम कर रही है ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो के कॉम्पोजिशन को हम एक्सपेंड करें, इसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएं और इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव बन जाए। बैंक बोर्ड ब्यूरो को 2016 के फरवरी में लॉन्च किया गया। बनाया गया काइंड ऑफ बॉडी है जिसका काम है बैंक्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके नामों को रिकमेंड करना। बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की और बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, इसके लिए जो उनका अपर एग्जीक्यूटिव पार्ट था उसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। आरबीआई ने अपॉइंट किया इस रेफरेंस में नायक कमेटी। नायक कमेटी ने कहा कि इंद्रधनुष प्लान के तहत हमें बनाना चाहिए बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये बताए कि हमें किसे बैंक के सुपीरियर ऑफिशियल्स के तौर पे नियुक्त किया जाए। ये रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए होल टाइम डायरेक्टर्स को या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। कुल मिला के बड़े ऑफिशियल्स इनके द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे। हालांकि इनकी रिकमेंडेशन पर फाइनल डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लेगी, जिसमें वो पीएमओ को कंसल्ट भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होते हैं एक चेयरमैन जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जिनमें पहले तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के सेक्रेटरी होंगे वो हो जाएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होंगे और तीसरे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर होंगे। 5 एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे जिनमें से 2 प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो पे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार तो 2017 में ही इस पे प्रश्न आ गया था और दोबारा 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। जो क्वेश्चन 2022 में आया वो यही था, पहला था कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन होते हैं। गलत है, हमने देखा था कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये गलत हो गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स के सिलेक्शन को, ये सही है। और तीसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो स्ट्रेटजीज डेवलप करें, कैपिटल रेजिंग प्लान्स बनाएं, ये भी सही है। तो सही जवाब बी था 2 और 3। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वधा के बारे में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, आप इसे शॉर्ट में SOEC बोल सकते हैं। इन्होंने एक वेलनेस वेयर तैयार किया है जिसे नाम दिया गया है स्वधा। एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसी ड्रेस जिसे पहन के आप बढ़िया से कंफर्टेबल फील करेंगे। ये खादी का बनाया गया है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे इसे शोकेस किया गया। अथर्ववेद में स्वधा का मतलब है ईज, कंफर्ट या फिर प्लेजर, जिससे आपको आराम मिले। इसी वेलनेस वियर को इसीलिए स्वधा नाम दिया गया है। इसे SOEC ने डेवलप किया है योगा की आइडियोलॉजी को ध्यान में रख के, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। जो स्वधा है वो माइंडफुलनेस को जो वैल्यू है उस पर एम्फेसाइज करता है, परसिवरेंस, दृढ़ता को आपके भीतर इनकलकेट करने की कोशिश करता है। और ये जो वेलनेस वियर है ये सभी ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। वेलनेस वियर जो है ये हाथों से बुने गए खादी से बनाया जा रहा है। फर्दर जो थ्रेड्स हैं खादी को बाइंड करके इसे हम दुनिया भर में पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा एक एम है वसुधैव कुटुंबकम का, जो एक फिलॉसफी है, उसकी ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी यानी कि SOEC की बात करें तो इसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत बनाया गया। 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के कैंपसेस हैं जिनके माध्यम से ये रन करता है, जो हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ये होता है, आपने साइकिल का पहिया देखा होगा जिसमें सेंटर में एक धुरी होती है, उससे ये तीलियां पहिए को जोड़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक सेंटर में संस्था होगी और उसकी सब्सिडरीज उससे कनेक्टेड होंगी। तो जो हब है वो है दिल्ली और जो स्पोक्स हैं उनमें है गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग और बेंगलुरु। फर्दर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम खादी इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करें कि उनके डिज़ाइन, प्रोडक्ट और मार्केट बढ़िया क्वालिटी के हों। SOEC अपैरल, होम फर्निशिंग और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है सभी एज ग्रुप्स के लोगों के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। आप इसे CII बोल सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने हाल ही में जो IT रिसोर्सेज ICICI बैंक के हैं, HDFC बैंक के हैं या फिर जो UPI को मैनेज करने वाली एंटिटी है दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास जो भी IT इंफ्रा है, IT रिसोर्स है, उसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। अगर कोई भी IT रिसोर्स CII डिक्लेयर कर दिया जाता है उसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। ये मान लिया जाता है कि अगर आप इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं मतलब आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और 10 साल तक की पनिशमेंट भी होती है। आप क्रिटिकल इंफ्रा में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के मुताबिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है जिसके इनकैपेसिटेशन या डिस्ट्रक्शन या उसे डीरेल करना या उसकी स्पीड को स्लो करना, दैट इज डिबिलिटेटिंग, इसका इंपैक्ट नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पे पड़ेगा। तो इसको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इस पर नुकसान पहुंचाता है इस डिजिटल एसेट पे तो उसे 10 साल तक के जेल की सजा हो सकती है। CII को प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया में, लेकिन कैसे? नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है NCIIPC, जिसे 2014 में बनाया गया। ये नोडल एजेंसी है
जो इस बात का ध्यान रखती है कि CIIs सेफ रहें। NPIIPC ये सभी CIIs को गार्ड करता है, उनके अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, मॉडिफिकेशन, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, इनकैपेसिटेशन, डिस्ट्रैक्शन सब पर ध्यान रखता है। फर्दर ये मॉनिटर करता है, फोरकास्ट करता है नेशनल लेवल के थ्रेट्स जो CII को हैं, उनसे जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए गाइडेंस, एक्सपर्टीज शेयरिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस भी देता है। इस तरीके से हम इंडिया के CII को बचाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माउंट अन्नपूर्णा के बारे में है। कालजांग रिगजिन ये पहले इंडियन माउंटेनियर बन गए हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पीक को अभी फतेह किया है, वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। उनका वार्म वेलकम किया गया लेह में। ये रही न्यूज़। बात करेंगे माउंट अन्नपूर्णा के बारे में। माउंट अन्नपूर्णा आपको नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में मिलेगा, गंडकी प्रोविंस में। ये 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई 8091 मीटर है, 8091 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ मैप में देखिए, ये अन्नपूर्णा रेंज है, ठीक है। इसमें कई सारी माउंटेन पीक्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये है अन्नपूर्णा 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको अभी उन्होंने फतेह किया है। इसके अलावा यहाँ पे अन्नपूर्णा 2 है, ये अन्नपूर्णा 3 है, कई सारी और पीक्स के नाम दिए गए हैं। माउंट अन्नपूर्णा काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। 8000 मीटर की ऊंचाई वाले पीक्स में ये काफ़ी टफ है। इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है बिकॉज इस पर चढ़ने वाले लोगों की मौत की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल थेरी डिजर्ट के बारे में है। कई सारी थेरीज हैं कि थेरी डिजर्ट बना कैसे। तमिलनाडु में है ये। साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स इसके बनने का एक पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं। हाल में इस थेरी को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। देखिए, तमिल में थेरी का मतलब होता है रेड ड्यून्स, लाल कलर के सैंड ड्यून्स। हवा से कई सारे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तान वाले इलाकों में। इसमें सेडिमेंट्स होते हैं। ये जो थेरी डिजर्ट में सैंड ड्यून्स बन रहे हैं या बने हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो क्वार्टरनी पीरियड के हैं, यानी कि 2.58 मिलियन ईयर्स एगो के हैं, जिसमें मरीन डिपॉजिट्स भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि थेरी डिजर्ट का जो एरिया है वो कभी समंदर के किनारे था, एंड दैट इज द रीजन कि उसमें हमें मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं। इस रेत की वाटर और न्यूट्रेंट को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रेंट लीचिंग के जरिए नीचे चले जाते हैं और वाटर ये होल्ड नहीं कर पाता। एरोडायनेमिक्स लिफ्ट को लेकर ये काफ़ी सस्पेक्टेबल रहते हैं ड्यून्स। एरोडायनेमिक्स लिफ्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को ऊपर उठाता है। तो ये ड्यून्स जो हैं वो हवा के जरिए और ऊपर उठते जाते हैं, जो कि उनके फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है। एरोप्लेन भी एरोडायनेमिक लिफ्ट के ऊपर वर्क करता है, आपने बेसिक साइंस में अगर पढ़ा हो तो। मिनरल कंपोजिशन अगर हम थ्योरी की बात करें, जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न मानसूनल विंड्स आती हैं वो केरला के एरिया में बारिश करने के बाद ड्राई हो जाती हैं और फिर वो इस रीजन से जो रेड सैंड है उसे बहाकर या उड़ा कर लेकर गई, जिससे ये पूरा थेरी डिजर्ट का जो एरिया है वो बन गया या वहाँ पर रेड ड्यून्स बन गए। जो एनालिसिस है रेड सैंड ड्यून्स का वो ये बताता है कि यहाँ पर हेवी और लाइट दोनों प्रकार के मिनरल्स हैं। कई सारे मिनरल्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनमें से हो सकता है कई के नाम आप पहली बार सुन रहे हो। एल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, गार्नेट, जिरकॉन, डेपोसाइट, टॉर्मालाइन, हेमेटाइट, जियोथाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सफर, बायोटाइट। इसमें देखिए कुछ आयरन रिच हैवी मिनरल्स हैं, जैसे कि एल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट और हाइपरस्थेन। इसके अलावा रूटाइल। ये सॉइल में काफ़ी नीचे चले गए लीचिंग की वजह से, जबकि कुछ सॉइल में प्रेजेंट है। रिवीजन करते हैं। वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में है, गलत है। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम FDI के इससे प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में, गलत है। बैंड ब्यूरो इंद्रधनुष प्लान का हिस्सा है, सही है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर 2014 में बनाया गया, सही है। थेरी डेजर्ट राजस्थान में है, गलत है। थार डेजर्ट है, थेरी नहीं है, थेरी तमिलनाडु में है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी उन्हें के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए, PDF को डाउनलोड करिए, रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।